ज्योग्राफी अफेयर्स में आपका स्वागत है। ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट को हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड हर छोटी से छोटी डिटेल को कवर किया हुआ है। या आपको जनरली ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे 1 to 9 चैप्टर्स जो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के अपलोड कर दिए हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर्स इस चैप्टर का बेस होने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर चैप्टर्स आपस में रिलेट करते हैं, तो वो चैप्टर्स देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनको देखने के बाद अगर आप ह्यूमन सेटलमेंट में आएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो हमारा ह्यूमन बीइंग है जो वो रहता है किसी पर्टिकुलर प्लेस में, वो उसका डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है उस जगह के इन्वायरमेंट से। सेटलमेंट डायरेक्टली किसके साथ रिलेट कर रहा है, हमारा इन्वायरमेंट के साथ। तो जैसा कि हम समझ गए कि सेटलमेंट इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब कि जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही वहाँ पे सेटलमेंट होगा लोगों का। तो इसी वजह से हम लोग जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, उस जगह के इन्वायरमेंट के साथ। ओके, आफ्टर दिस ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहेबिट मोर और लेस परमानेंटली पीपल। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा रहते हों या कम रहते हों, लेकिन उस जगह पे लोग रहने चाहिए। बट इसके साथ साथ ही जो ह्यूमन सेटलमेंट है कुछ टेम्परेरी भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाली शॉर्ट पीरियड के लिए ऑक्यूपाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नोमैड होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, जब गर्मियों का टाइम आता है तो माउंटेन में चले जाते हैं, हिल एरिया में, और जब ठंड का टाइम आता है तो वो कहाँ जाते हैं, प्लेन रीजन में आ जाते हैं अपने एनिमल को लेके। ठीक है, ये एग्जांपल है इसका टेम्पररी सेटलमेंट का। ठीक है, जो पर्टिकुलर सीजन्स में चेंज करते रहता है। ओके, इतना समझ गए। तो ये क्या है, हमारा ह्यूमन सेटलमेंट का स्टार्टिंग है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, रूरल अर्बन डिकोटॉमी। तो रूरल अर्बन डिकोटॉमी हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि जैसे जो गांव में लोग किस तरीके से रहते होंगे, शहरों में कैसे रहते होंगे, इनके बीच का डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो क्लासीफाई करने के लिए सेटलमेंट को हमको जो सेटलमेंट है उसको तोड़ना पड़ेगा गाँव और शहरों में। ठीक है, सबसे पहले जनरली सेटलमेंट होता क्या है वो समझ लेते हैं। ओके, तो इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड दैट सेटलमेंट कैन बी डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन। इसके बाद क्या है कि जो पॉपुलेशन साइज होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है रूरल की पॉपुलेशन को पहचानने के लिए या अर्बन की पॉपुलेशन को पहचानने के लिए। बट ये क्या है ना, एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि ये पॉपुलेशन साइज़ वाला क्राइटेरिया हर जगह पे सही नहीं बैठेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया और चाइना, यहाँ पे जो विलेजेस होते हैं ना उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिहारी से पूछेंगे ना कि भैया आपका हमारे वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो बताएगा आपको कि हमारे वहाँ पे जो यहाँ बिहार है वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे जो गाँवों की पॉपुलेशन होती है वो भी काफ़ी डेंसली होती है। ठीक है ना, गाँव में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे इन कंपैरिजन टू द अदर विलेजेस। ठीक है, अदर प्लेसेस। तो होता क्या है ना कि गाँव जो होते हैं ना वो उस जगह के हिसाब से या उस कंट्री के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है, क्राइटेरिया है। ठीक है ना, गाँव की पॉपुलेशन नॉर्मली कम होती है, शहर की ज़्यादा होती है, बट एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है। ओके, इसके बाद एट वन टाइम पीपल लिविंग इन विलेज परस्यूट एग्रीकल्चर। एक समय ऐसा था जब गांव में जो लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर करते थे या किसी और तरीके की प्राइमरी एक्टिविटी करते थे। बट आजकल जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे जो लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है प्रेफर टू लिव इन विलेज इवन दो दे वर्क इन अ सिटी। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जस्ट समझो इसको, जैसे ये एक क्या है, शहर है। ठीक है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, सुबह आ रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं, और रहते कहाँ हैं, गांव में। ठीक है, शहर के लास्ट में। ठीक है, गांव वगैरह हो गया या सब अर्ब रीजन हो गए, वहाँ पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको जो जगह है वो बड़ी बड़ी मिल जाती है रहने के लिए, अच्छा पानी मिल जाता है, साफ़ हवा मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, थोड़ा सा शहर की जो भाग दौड़ है उससे दूर रहने का मौका मिलता है। ठीक है, काम करने के लिए शहर के अंदर आ रहे हैं, फिर वापस कहाँ चले जा रहे हैं, गाँव में चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ होता है, डेवलप कंट्रीज़ में करते हैं लोग। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आजकल ये कंफर्म नहीं होता है कि जो गांव में पॉपुलेशन रहती है वो एग्रीकल्चर ही करे। हो सकता है कि वो किसी और तरीके की एक्टिविटी भी करती हो। ठीक है, हर कंट्रीज़ के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है। ओके, इसके बाद क्या है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड विलेज इज़ दैट टाउन आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ रिलेटेड टू सेकेंडरी और टर्शरी। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं जो टाउन जो मोस्टली होते हैं वहाँ पे क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, या फिर वहाँ पे टर्शरी एक्टिविटी होती होंगी ज़्यादा सर्विस सेक्टर की, तभी तो टाउन है ना भैया वो। इसके बाद इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, गाँव में ज़्यादातर लोगों के पास क्या होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, लम्बरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्रिंग। ओके,
इसके बाद डिफरेंशिएशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इज मोर मीनिंगफुल। आप गांव की पॉपुलेशन और अर्बन की पॉपुलेशन को फंक्शंस के बेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि गांव की पॉपुलेशन में कैसा फंक्शंस होते होंगे, प्राइमरी एक्टिविटी रिलेटेड, और अर्बन की पॉपुलेशन में कैसे फंक्शंस होते होंगे, टर्शरी एक्टिविटी रिलेटेड, ठीक है। इवन दो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द हायरार्की ऑफ फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं होती है, ठीक है, हायरार्की में जो अर्बन और रूरल सेटलमेंट में होते हैं। ओके, इसके बाद फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द विलेजेस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, जो हमारी विकास वाली कंट्री होती है, जहाँ विकास हो चुका होता है, वहाँ पे जो गांव की कंडीशन होती है वो अलग होती है इन कंपैरिजन टू द विलेजेस ऑफ डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। जो कंट्री अभी डेवलप हो रही है या मतलब अंडर डेवलप्ड है, उन कंट्रीज़ में क्या होता है कि गाँव की जो कंडीशन है वो अलग होती है इन कंपेरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, हम लोग जानते हैं। इसके बाद हमारा जो सेंसस है इंडिया का, सेंसस ऑफ इंडिया 1991 में ये कहता है कि कोई भी प्लेसेस जिसके पास अपनी म्यूनसिपैलिटी हो या कॉर्पोरेशन हो या कंटोनमेंट बोर्ड हो या नोटिफाइड टाउन एरिया हो, ठीक है, या मिनिमम पॉपुलेशन उस जगह की 5000 पर्सन हो, या एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्कर्स जो हैं वो उनके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी परस्यूट करती हों, या फिर जो डेंसिटी हो पॉपुलेशन की वो कम से कम 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो, वो एरिया क्या हो जाएंगे, हमारे अर्बन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नगर हो जाएंगे, शहर हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना क्या कंडीशन है, 5000 मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए ही चाहिए, उस जगह में रहने वाली 75% पॉपुलेशन क्या करती हो, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती हो, जो एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है वो एक्टिविटी करने वाली कम से कम 75% पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो कितनी होनी चाहिए, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कम से कम 400 पर्सन रहते हो। अगर ये कंडीशन है आपकी तभी वो जगह क्या है, अर्बन है, ठीक है। ये सेंसस ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ओके, इसको नहीं भूलना है। इसके बाद सब अर्बनाइजेशन भैया क्या होता है, ठीक है। जैसे ये एक आपका क्या है, शहर है, ठीक है। अब शहर के अंदर क्या है कि ज़मीनें बहुत महंगी हैं, ठीक है ना, ज़मीनें मिलती नहीं है, लोग सोसाइटी वगैरह फ्लैट वगैरह में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ ज़मीनें नहीं है तो लोग क्या करते हैं कि इसके लास्ट में आकर रहते हैं, जो होता है आपका सब अर्बन, जो हल्का फुल्का गाँव जैसा है, ठीक है। बट यहाँ से शहर के अंदर से इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो लोग इस सब अर्बन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह मिल जाता है, घर अच्छा मिल जाता है, पानी मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है यहाँ पे। तो सब अर्बनाइजेशन क्या है, एक नया ट्रेंड है अर्बन शहरों में कि लोग अर्बन के अंदर ना रह के कहाँ रहते हैं, इस आउटर एरिया में रहना पसंद करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सब अर्बनाइजेशन, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को, तो इतने समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। तो ये क्या होता है, जैसे पहले है हमारा कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, या न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है बहुत पास पास रहती होगी, चिपक के रहती होगी, ठीक है ना, बहुत नज़दीक घर होंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही होता होगा किसी पर्टिकुलर कंडीशन के कारण, ठीक है। तो पर्टिकुलर कंडीशंस क्या होती होंगी वो जानते हैं, ठीक है। तो दीज सेटलमेंट आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस आर बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। हाउसेस क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सच सेटलमेंट डेवलप अलोंग अ रिवर वैली, कहाँ बनते हैं, रिवर वैली के पास बनते हैं या फिर किसी फर्टाइल प्लेन में बनते हैं। सपोज करो कि ये एक रिवर है, गंगा नदी। अब ये गंगा नदी क्या है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, और मतलब पानी यहाँ से मिल रहा है उनको, ठीक है ना, मछलियाँ यहाँ से मिल जा रही है गंगा नदी से, ठीक है। यहाँ पे खेती वेती करने के लिए भी पानी मिल जा रहा है किनको, लोगों को। तो लोग क्या है ना, गंगा नदी के एकदम पास पास चिपक चिपक के रहेंगे, ठीक है ना, क्यों, ताकि पानी आसानी से मिल जाए, सारी इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सेटलमेंट कहाँ होते हैं, या तो रिवर के किनारे या आपके फर्टाइल प्लेन में। फर्टाइल प्लेन में कैसे, जैसे बहुत बड़ा आपका प्लेन एरिया है, ठीक है। अब इसमें लोग कोई यहाँ रहेगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना, दूर दूर रहेंगे तो लोग क्या करते हैं, आपस में एक सेंटर में घर बना लेते हैं और यहाँ पे सारी पॉपुलेशन एक साथ रिसाइड कर देती है गाँव में, और यहाँ शहर में क्या करते हैं, बाकी जगहों में खेती वगैरह करते हैं। समझ गए बात को। इसके बाद है हमारा डिस्पर्स सेटलमेंट। तो डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है भैया, जैसे नाम बता रहे हैं कि जो घर हैं यहाँ पे ये पास पास ना होगी, क्या है, दूर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ऐसे सेटलमेंट में कि जो घर हैं आपके, इनके बीच में अच्छी खासी स्पेस होती है। ये कहाँ होगा, माउंटेन में। जैसे सपोज करो कि ये माउंटेन है, माउंटेन में यहाँ पे एक माता का मंदिर है, कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, दूर दूर। और ये मंदिर जो है ये सेंटर है गांव का, कि सभी गांव के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर झुकाते हैं या इस मंदिर को मानते हैं और इसके अराउंड में रिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए कि डिस्पर्स पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, ये होंगी आपकी पहाड़ जैसी प्लेसेस में, जहाँ पे क्या है, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है ना। इन दी सेटलमेंट हाउसेज आर स्पेस्ड, स्पेस होता है उनके बीच में, अपार्ट फ्रॉम आफ्टर इंटरस्प्लिट विथ फील्ड, ठीक है ना। फील्ड वगैरह अलग होते हैं। अ कल्चरल फीचर, ऐसा प्लेस ऑफ वर्शिप और अब मार्केट, किसी मार्केट को सेंटर मानते हैं लोग या किसी वर्शिप वाली प्लेस को मानते हैं जो इनको साथ में जोड़े रखती है। समझ गए बात को, अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है रूरल सेटलमेंट, ठीक है ना। तो रूरल सेटलमेंट क्या होते हैं उनको समझेंगे एक बार अच्छे से, और उनके रीजंस क्या है किसी जगह पर रूरल सेटलमेंट के होने के। तो रूरल सेटलमेंट आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड एरिया। दे आर डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज़ सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग। जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री होती है या एग्रीकल्चर है या जैसे फिशिंग जैसी एक्टिविटीज़ है, तो ये आपकी डायरेक्टली क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेट कर रही है। ओके इसके बाद द सेटलमेंट साइज इज़ रिलेटिवली स्मॉल। जो रूरल पॉपुलेशन होगी, ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि जो इनकी पॉपुलेशन साइज़ है वो कंपैरेटिवली क्या होगी, स्मॉल होगी। अब जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं इनको किसी जगह पे गांव की पॉपुलेशन के होने में जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनको देखते हैं। तो पहला फैक्टर हमारा होगा वाटर सप्लाई का। ओके तो वाटर सप्लाई से क्या मतलब है कि भाई ये पॉपुलेशन वही रहेगी ना जहाँ पे पानी की सुविधाएं होगी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे पानी आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके जैसे आपका रिवर है या लेक है, ठीक है, या स्प्रिंग है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, रहेगी इसके आसपास। क्यों रहेगी भैया, क्योंकि पानी मिल रहा है, पानी मिलेगा तो खेती कर सकते हैं, पानी मिल रहा है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, आपको मछली पालन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, जो आपकी डाइट में काम आ जाएगी, ठीक है ना। या जो रिवर से आपकी वो क्या है, आपकी ट्रांसपोर्ट में भी काम आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए वाटर सप्लाई के पास क्या करती है, पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। इसके बाद है लैंड। तो लैंड एरिया जहाँ पे अच्छा होगा, जहाँ पे फील्ड वगैरह अच्छा है, फर्टाइल लैंड आपको मिल रहा है, तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल है वो जगह, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन यहाँ भी रहती है किसके लिए, फर्टाइल लैंड के लिए। इसके बाद है अपलैंड। तो होता क्या है कि जैसे जो प्लेन एरियाज है, ठीक है, जो एकदम रिवर के किनारे पे आ जा रहे हैं, ठीक है, तो वेटलैंड एरिया में एक मेजर प्रॉब्लम हमेशा आती है, वो आती है बाढ़ की। जैसे साल में एक बार तो बाढ़ वापस आ जाती है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे। तो जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली क्या है ना, वो वेटलैंड एरिया में एक हाइट में रहती है, एक अपलैंड में रहती है, थोड़े से ऊंचे वाले इलाके में रहती है, ताकि क्या हो सके कि बाढ़ आए भी तो प्लेन एरिया तक ही अफेक्ट करे। वो जो ज़्यादा पहाड़ वाला एरिया है, थोड़ा सा वहाँ पे अपलैंड है, ठीक है, वहाँ पे अफेक्ट ना करे। तो अपनी सेफ्टी के लिए पॉपुलेशन कहाँ रहती है, अपलैंड में रहती है, ठीक है, थोड़ी ऊँची जगह पर रहती है, ठीक है। अब इसी को हम लोग ड्राई पॉइंट भी बोलते हैं। अब ये ड्राई पॉइंट जो है ये कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, क्योंकि ये हमको लगता है कि रेगिस्तान से रिलेटेड है या राजस्थान वाले इलाके से रिलेटेड है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये ड्राई पॉइंट आप कहाँ ढूंढोगे भैया, ड्राई पॉइंट वहाँ ढूंढोगे ना जहाँ पानी बहुत है, ठीक है। समुद्र के बीच में आप वेट लैंड तो ढूंढोगे नहीं, ठीक है। समुद्र के बीच में आप कैसा पॉइंट ढूंढोगे, ठीक है, जो लैंड क्या हो, आपका ड्राई हो, ठीक है ना, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, क्योंकि पानी ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। तो ड्राई पॉइंट समझ गए कहाँ होता है, ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ ऑलरेडी वेट लैंड है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कहाँ रहती है, ऐसी जगह पे जो जगह क्या हो, थोड़ी ड्राई हो बाकी रीजन के मुकाबले, ताकि लाइफ क्या हो, आसान हो जाए, ठीक है। ज़्यादा पानी भी बेकार है, कम पानी भी बेकार है। ओके तो ये कहता है हमारा अपलैंड। इसके बाद आता है नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम पुराने समय में नहीं, आज के समय में भी जो गांव की पॉपुलेशन होती थी, स्पेशली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो अपना जो घर वगैरह है उसके लिए डिपेंड करती थी कहाँ पे, फॉरेस्ट पे। तो फॉरेस्ट को क्लीन करती थी वो, उसके बाद जो उससे वुड मिली उससे अपना घर बनाती थी, ठीक है। अब बिल्डिंग मटेरियल के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ और जो यहाँ पर गिवन है। फॉरेस्ट वाला तो बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है लूजेस्ट एरिया ऑफ चाइना, ठीक है। तो चाइना के अंदर जो लूज एरिया है, तो ये लूज एरिया क्या होता है यहाँ पे कि जैसे रेत है, रेत ऐसी फैली हुई है लंबी चौड़ी, ठीक है, दूर दूर तक का, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट होके, तो पूरा एरिया किससे बना हुआ है, रेत से बना हुआ है, ठीक है। तो यही है लूज एरिया। यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, केव ड्वेलिंग करके रहते हैं, ठीक है। तो जो केव ड्वेलिंग है ये किससे बनती है, ये बनती है आपकी रेत से बनती है, ठीक है ना। और ये कहाँ होता है, चाइना में हो सकता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि कोई केव ड्वेलिंग कहाँ होती है, तो होती है लूज एरिया ऑफ चाइना में। ओके इसके बाद अफ्रीका सवाना जो है, यहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज़ किए जाते हैं, मड ब्रिक्स, ठीक है। मिट्टी बहुत मिलती है वहाँ पे, तो मिट्टी की जो बनी हुई ईंटें हैं उनका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, अफ्रीकन सवाना में। आफ्टर दिस एस्कीमोस, जो एस्कीमोस होते हैं हमारे, हम लोग पता है कि जो ठंडी जगह पर रहते हैं लोग, ठीक है, साइबेरिया लाइक प्लेसेस में, उनको हम लोग एस्कीमोस बोलते हैं। पोलर रीजन में रहते हैं मोस्टली ये लोग, ठीक है। और इनके जो घर बने होते हैं, तो पोलर रीजन में है तो किससे बनाते हैं घर, आइस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ना, वो मोस्टली उस जगह से जो मिलने वाली बिल्डिंग मटेरियल है उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन से लोग, गांव के लोग जो लोकली बने हुए होते हैं, ठीक है ना। विलेजेस की पॉपुलेशन जो होती है उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके तो ये कुछ फैक्टर्स थे, इसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिफेंस विलेजेस। तो डिफेंस विलेजेस क्या होता है ना कि जैसे कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, वार लाइक कंडीशन हो जाती है,
ठीक है ना, हॉस्टिलिटी हो जाती है नाइबोरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना जो लोग हैं यहाँ पे तो वो एक डिफेंसिव प्लेस में रहते हैं, जैसे डिफेंसिव हिल में या आइलैंड में, ठीक है। एक आइलैंड जिसके चारों ओर क्या है, पानी है, ठीक है, यहाँ बीच में रह लेंगे, या क्या है, एक हिल में रह लेंगे। अब हिल में रहना ज़्यादा आसान हो जाता है, ऊपर अपना रह गए और कभी कोई हमला करने आ रहा है तो आप इजीली अपने आप को बचा सकते हैं ना। जो ऊपर रहते हैं वो नीचे वाले लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि लोग कहाँ रहते हैं, हिल में रहते हैं या आइलैंड में रहते थे, ठीक है। तो ये किस तरीके के पर्टिकुलर रीजन में, डिफेंसिव, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। इन नाइजीरिया जो अब स्टैंडिंग इंसलबर्ग है, वहाँ पे इंसलबर्ग क्या होता है, मतलब एक रेसिड्यू टाइप का एक हल्का सा माउंटेन होगा वहाँ पे, माउंटेन तो नहीं बोलेंगे इसको, एक छोटी सी हिल है यहाँ पे, ठीक है, जो रेसिड्यू हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इसका, तो ये इस शेप की होती है, तो यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये इनका एक गुड डिफेंसिव साइड बनती है। क्या बनती है, गुड डिफेंसिव साइड। यहाँ से अपना डिफेंस बचाव अच्छे से कर सकते हैं ये लोग बाकी लोगों के मुकाबले, ओके। इसके बाद है आपका प्लान सेटलमेंट। तो भैया प्लान सेटलमेंट गांव में कौन कराएगा, गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट क्या है ना, यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड कर सकती है, वाटर प्रोवाइड कर सकती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है, तो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल है इसका वो है आपका स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथोपिया, ठीक है, एंड द कैनाल कॉलोनीज इन इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, कमांड एरिया इन इंडिया। अब हमें पता है कि जैसे रेगिस्तान था जहाँ पर पॉपुलेशन कम थी, वहाँ से जब इंदिरा गांधी कैनाल गुजरी, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि जिस जगह पे पॉपुलेशन कम थी पानी के कारण, तो वहाँ पर भी पानी आने लगा, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया, ठीक है, शेल्टर दिए लोगों को, तो वहाँ पे इस वजह से क्या हुआ कि एक प्लान टाइप का सेटलमेंट बन गया। किसकी वजह से, गवर्नमेंट की वजह से बनता है, ठीक है। ये ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ठीक है, एकदम से नहीं होता है, इसको गवर्नमेंट ही प्लान करती है मोस्टली, ओके। इतने समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखे थे फैक्टर्स विच अफेक्ट द रूरल सेटलमेंट। अब हम देखेंगे वो पैटर्न, ठीक है, रूरल सेटलमेंट के पैटर्न क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो पहला जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा बेसिस ऑफ सेटिंग के बेसिस पे बनता है। तो जो मेन टाइप ऑफ प्लेन एरियाज़ हैं, ठीक है, प्लेन एरिया हो गए, प्लेट्यू एरिया हो गए, कोस्टल हो गया, फॉरेस्ट विलेज हो गए, डेजर्ट विलेज हो गए, ये क्या हमारा, ये हमारे विलेजेस हैं जो हमारे सेटिंग की मदद से बने हुए हैं, ठीक है ना, कि किसी जगह में जिस तरीके की सेटिंग थी उस तरीके से ही पॉपुलेशन रिसाइड करने लग गई है। इसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं हमको पता है। जैसे कोई विलेजेस फार्मिंग पे डिपेंड है तो फार्मिंग विलेज हो गया, जहाँ पे रिवर वगैरह ज़्यादा है, ठीक है ना, या वेटलैंड ज़्यादा है वहाँ पे फिशरमैन्स हो गए, ठीक है, तो वो फिशरमैन विलेज बन गया। किसी जगह पे लंबरिंग ज़्यादा होती है तो लंबरिंग विलेज हो गया, ठीक है। पैस्टोरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो पैस्टोरल विलेज हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शंस के बेस में। पहला क्या था, सेटिंग के बेस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शेप के बेस में, ठीक है। जो गाँव होते हैं उनको हम शेप के बेस में कैसे देखते हैं, ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ शेप है तो गांव को हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला लीनियर, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर सर्कुलर या स्टार लाइक, ठीक है, फिर टी शेप्ड हो गया, फिर डबल विलेजेस हो गया, ठीक है। अब ये होते क्या हैं इनको आगे देखते हैं कि लीनियर क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल क्या हो गया, सर्कुलर क्या हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो पहला है आपका लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न क्या होगा भैया, जैसे कि एक रोड है, ठीक है, ये रोड आपकी जा रही है यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेट रोड है आपकी, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है ना वो इस रोड के किनारे किनारे रहेगी। ये क्या हो गया आपका लीनियर, कि एक लाइन में रह रही है। या सपोज करो कि रोड ना होके आपकी क्या हो गई, रिवर हो गई, तो रिवर के किनारे जो पॉपुलेशन रह रही है ये भी एक लाइन में रह रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर, ईजी है। इसके बाद है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये उस तरीके के रूरल सेटलमेंट होते हैं जैसे कि जो आपके प्लेन एरियाज में फाउंड होते हैं, ठीक है, या आपके इंटर माउंटेन वैली में फाउंड होते हैं, ठीक है। द रोड्स आर रेक्टेंगल एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। एक रोड यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो कुछ पॉपुलेशन यहाँ रह गई, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। इस तरीके से क्या बन गया, हमारा रेक्टेंगल पैटर्न बन गया, ठीक है। तो मेन रीजन है इसके पीछे वो क्या है आपका, रोड का कट होना 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे, ओके। इसके बाद है सर्कुलर पैटर्न। कॉमन सेंस से हम कर लेंगे सर्कुलर पैटर्न, तो ठीक है, यहाँ पर लेक है तो लेक के चारों ओर क्या है, पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सर्कुलर पैटर्न हो गया। लेक के अलावा टैंक भी हो सकता है, ठीक है ना, बट यही है इसका मेन रीजन, ठीक है, इसको समझ गए। इसके बाद है स्टार लाइक पैटर्न। स्टार लाइक पैटर्न कैसे बनता है भाई, जब सेवरल रोड्स जो है आपस में कन्वर्स करती है, क्या करती है, बहुत सारी रोडें आपस में मिल जाती हैं, तो इसके वजह से स्टार शेप्ड सेटलमेंट बनता है, ठीक है ना, रोडों के किनारे, ओके। इसके बाद है आपका टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्यूरीफॉर्म सेटलमेंट। इनको समझते हैं। तो टी शेप सेटलमेंट क्या होता है आपका, जैसे एक रोड है सीधी, ठीक है, ये एक सीधी रोड से मिल जा रही है, ठीक है, ये भी एक रोड है, ये भी एक रोड है, तो ये क्या बन गया आपका टी शेप सेटलमेंट। कुछ पॉपुलेशन यहाँ रहेगी, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे।
तो इस वजह से जो सेटलमेंट है ये टी शेप का लगता है। फिर आपका आता है वाई शेप सेटलमेंट। तो वाई शेप सेटलमेंट क्या है, आपकी 3 रोड मिल रही है आपस में। सपोज करो कि ये एक स्ट्रेट रोड यहाँ से आ रही थी, एक रोड आपकी यहाँ से मिल गई, ठीक है, एक यहाँ से मिल गई, तो ये बन गया ना वाई शेप्ड वाला सेटलमेंट, ठीक है। तो 3 रोड की कन्वर्ज होने की वजह से क्या बन रहा है, वाई शेप्ड सेटलमेंट बन रहा है। ओके, इतना समझ गए, ठीक है। इसके बाद है क्यूरीफॉर्म सेटलमेंट। तो भैया क्यूरीफॉर्म सेटलमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो रोड है ये क्रॉस रोड में बन जा रही है, जैसे कि एक रोड यहाँ से आई, एक यहाँ आई, तो इस तरीके का शेप बन गया। तो कुछ पॉपुलेशन इस तरफ डिसाइड कर गई, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ओके, तो ये क्या बन गया आपका क्रॉस रोड सेटलमेंट, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में होता है, 4 डायरेक्शन में होता है। ओके, आफ्टर दिस डबल विलेजेस। तो डबल विलेजेस क्या हो गया, जस्ट सपोज करना कि जैसे ये एक रिवर है, ठीक है, तो रिवर के इस तरफ भी सेटलमेंट है, इस तरफ भी सेटलमेंट है, तो ये क्या हो गया, डबल सेटलमेंट हो गया कि 2 साइड सेटलमेंट होना किसी रिवर के या किसी ब्रिज के, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डबल विलेजेस। ओके, इतने समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ डायग्राम है, जैसे लीनियर का आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है। ओके, क्रॉस शेप में यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। स्टार लाइक में बहुत सारी रोड आपस में मिल जा रही है, ठीक है। टी शेप में क्या हो रहा है कि एक रोड जा रही है, उससे एक रोड मिल रही है, ये क्या बन गया, टी शेप बन गया। सर्कुलर क्या हो गया, एक रिवर के या टैंक के अराउंड पॉपुलेशन रह रही है। ओके, डबल विलेजेस क्या हो गया, एक रोड के किनारे क्या है, दोनों तरफ पॉपुलेशन रह रही है, इसको हम बोल दिया डबल विलेजेस। ओके, डायग्राम से ईजी है समझना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं रूरल सेटलमेंट के मामले में, उनको देखते हैं। भैया प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएगी ना, और हमारा सेटलमेंट का चैप्टर है तो प्रॉब्लम्स भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि रूरल सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलप हो रही हैं अभी, आज आर लार्ज इन नंबर, ठीक है। वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा होती है, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे गांव की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी होती है, उसके साथ ही जो पुअरली इक्विप्ड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वहाँ पर कमज़ोर होता है, जैसे रोड वगैरह काफ़ी कम होगी, टैंकी वगैरह जो चाहिए गांव में वाटर की सप्लाई के लिए वो कम होगी। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो सप्लाई ऑफ वाटर पे ही बेस्ड है, कि जो सप्लाई ऑफ वाटर है रूरल सेटलमेंट में इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ नॉट एडुकेट, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो क्या है, एडुकेट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। पीपल इन विलेजेस पर्टिकुलरली इन माउंटेन एंड एरिड एरिया, जो आपके माउंटेनस एरियाज होते हैं या एरिड एरियाज हैं, जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, रेगिस्तान टाइप की जो प्लेसेस हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है, यहाँ पर लोग क्या है बहुत लंबी दूरी चल के जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर को लेने के लिए। ओके, इसके बाद कुछ कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की, यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन या फ्लैट की कंडीशन जो है हर साल आती ही आती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है इनको, विलेज पॉपुलेशन को। इसके बाद जनरल अब्सेंस ऑफ टॉयलेट वगैरह कम होते हैं वहाँ पे, गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है, या इसके वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। भैया साफ सुथरे टॉयलेट नहीं होंगे या गार्बेज डिस्पोजल होगा तो उसके वजह से क्या होगी, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा अनमेटल्ड रोड की प्रॉब्लम, ठीक है, रोडें पक्की नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। जो मॉडर्न कम्युनिकेशंस होता है नेटवर्क का, ठीक है, यहाँ पर एक यूनिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, कि गांव की रोडें क्या है आपकी अनमेटल्ड है, तो कभी बारिश बहुत ज़्यादा आ जा रही है तो ख़राब हो जा रही है, तो इसके वजह से क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कम्युनिकेशन है, इसमें बाधाएँ पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि प्रॉब्लम्स इन पर्टिकुलरली सीरियस वेयर प्रॉपर विलेजाइजेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस एंड हाउसेज आर स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। उन जगहों में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जहाँ पे प्रॉपर विलेजाइजेशन नहीं है और हाउसेज क्या है कि दूर दूर हैं, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी आती है तो लोग आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए नहीं आ पाते हैं टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम्स है आपके रूरल सेटलमेंट की। होप कितने समझ गए हो आप, ठीक है। प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट बन जाती है भैया, सेटलमेंट को समझना है तो गांव की पॉपुलेशन की टाइप समझ गए, पैटर्न समझ गए हम लोग, इसके बाद प्रॉब्लम भी देखनी थी, ठीक है। इतना समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमने गांव की पॉपुलेशन समझ ली, अब देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन। तो अर्बन पॉपुलेशन क्या होती है, रैपिड ग्रोथ इन रिसेंट फिनोमिना, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है। आजकल ही मतलब अभी के ही हालों के समय में क्या हो रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले क्या थी, शहर की पॉपुलेशन कम थी और गाँव की ज़्यादा होती थी, ठीक है। So until recent time, few settlement reach the population size of more than few thousand inhabited। तो अभी ही कुछ समय पहले तक क्या होती थी कि पॉपुलेशन जो है वो कुछ हज़ार तक ही पहुंचती थी शहर की, ठीक है ना। तो क्या होने लगा कि जो हमारा फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट है, जो हमारा कितना पहुंचा, 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है भैया, 10 लाख पहुंचा। कौन सा पहुंचा आपका, पहला लंदन पहुंचा। लंदन कितने तक पहुंचा आपका, 1810 AD तक का क्या पहुंचा था आपका, ये आपका 1 मिलियन पहुंच चुका था। बट इसके बाद 1982 आते आते हमारी वर्ल्ड के अंदर 175 सिटीज़ ऐसी थी जिनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। समझ गए इस बात को, कि जो पहली सिटी थी हमारी 1 मिलियन क्रॉस करने वाली कौन सी थी, लंदन। कब क्रॉस किया,
1810 में, ठीक है। उसके बाद 1982 तक का 175 सिटीज़ जो थी वर्ल्ड की, इनने 1 मिलियन को क्रॉस कर लिया था। ओके इसके बाद प्रेजेंटली 54% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, लिव्स इन अर्बन सेटलमेंट। आज के समय में 54% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? अर्बन सेटलमेंट में, कंपेयर टू ओनली 3%, यहाँ पर 3 होगा, हाँ 3% इन 1800। तो 1800 में कितनी पॉपुलेशन हमारी अर्बन में रहती थी? 3%, ठीक है। बट आज के समय में कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है? 54%, ठीक है। यहाँ से याद कर लेना 1800 में कितनी परसेंट थी हमारी अर्बन में, ठीक है 3। 2017 आते आते कितनी हो गई? 54% के आसपास हो गई। ये कब का डेटा है? 2017 का डेटा है। ओके 1800 में 3% शहर में रहती थी, 1850 में दुगनी हो गई, 6% हो गई। 1900 में 14% हमारी कहाँ रहने लग गई? शहर में रहने लग गई। 1950 में 30%, ठीक है। फिर 1982 आते आते 37% हमारी अर्बन पॉपुलेशन में रहने लग गई। 2001 में 48% थी, अब 2017 में कितनी हो गई? 54%। इसका मतलब क्या है कि अब जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी रिसाइड कर रही है वो गाँव में रह के कहाँ रह रही है? शहर में रह रही है। इसके वजह से, ठीक है, अब क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ है? शहरों में बढ़ रही है। तो अब इसके वजह से क्या है कि शहरों की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। ये ज़्यादा मायने रखेगी कि शहरों के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम बढ़ रही है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड हमें क्या दिखा रहा है कि शहर की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है इन कंपेरिजन टू द रूरल पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि गाँव से लोग कहाँ आ रहे हैं? रूरल एरियाज़ में आ रहे हैं। तो ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये डेटा एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। ओके इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई कर लेते हैं। सो जो डेफिनेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। भैया अर्बन का मतलब हर जगह सेम नहीं होता है, हर जगह अर्बन का मतलब बदल जाता है। कहीं पे क्या है 250 लोग ही रहते हैं किसी जगह पे, तो वो भी अर्बन कंसीडर कर लेते हैं। कहीं पे 5000 लोग रहते हैं तब भी वो अर्बन नहीं होती है, ठीक है। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग हिसाब है अर्बन को कंसिडर करने का, उसकी अपनी जोग्राफी के अनुसार। ओके इसके बाद सम ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स, ठीक है। जो पॉपुलेशन आपकी साइज होती है, ठीक है, ऑक्यूपेशन होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, इनके वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? पॉपुलेशन को डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है, या डिफाइन कर पाते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक है ना। किस बेसिस में? साइज के बेसिस में, ऑक्यूपेशन के बेसिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बेसिस में। ओके तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइज वाला, ठीक है। पॉपुलेशन साइज के बेसिस में पॉपुलेशन को क्लासीफाई करना। ओके तो क्लासीफाई कैसे करेंगे साइज के बेसिस में? तो सबसे पहले जो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज बाय मोस्ट कंट्रीज। ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या है ना, अपनी कंट्री के अंदर जो सबसे पहला क्राइटेरिया यूज़ करती है पॉपुलेशन को डिफाइन करने का, वो आपका यही होता है पॉपुलेशन साइज का। ओके इसके बाद लोअर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर सेटलमेंट टू बी डेजिग्नेटेड एज अर्बन इज़ 1500, ठीक है। सबसे कम जो आपका साइज़ है सेटलमेंट को डिफाइन करने का वो है आपका 1500 इन कोलंबिया। कोलंबिया में जो परसेंटेज है अर्बन की वो कितनी होनी चाहिए? 1500 होनी चाहिए, ठीक है। अर्जेंटीना की बात करेंगे तो 2000 है अर्जेंटीना में और पोर्चुगल में, ठीक है। अर्जेंटीना और पोर्चुगल में अगर 2000 से कम पॉपुलेशन है तो वो अर्बन नहीं है, ठीक है। यूएसए में और थाईलैंड में कितनी है? 2500, ठीक है। यूएसए और थाईलैंड में अगर 2500 की पॉपुलेशन है तो ही वो क्या है? अर्बन है, ठीक है। इंडिया की बात करेंगे तो 5000 पॉपुलेशन हमको मिनिमम चाहिए, और जापान की बात करेंगे तो 30,000 की पॉपुलेशन हमें मिनिमम चाहिए। किस चीज़ के लिए? अर्बन पॉपुलेशन होने के लिए। अगर इंडिया में 5000 की पॉपुलेशन से कम है तो वो कभी भी अर्बन नहीं होगा, ठीक है। जापान में 30,000 से कम की पॉपुलेशन है तो वो अर्बन नहीं होगा, ठीक है। बिसाइड साइज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी भी मायने रखती है। फॉर एग्जांपल 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर और साथ में नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स होना जरूरी हो जाता है। कहाँ पे? इंडिया में। अगर 5000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, बट वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है, ठीक है, तो वो अर्बन नहीं होगा, ठीक है। 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपकी अच्छी खासी पॉपुलेशन 75% पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? नॉन एग्रीकल्चर वर्कर। समझ गए बात को? तभी आप क्या है, एक अर्बन में रहने वाले लोग कहलाएंगे, वरना आपकी पॉपुलेशन गांव की ही कहलाएगी, ठीक है, 5000 होने के बावजूद भी, ठीक है। कंट्रीज विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में बी चूज अ लोअर नंबर एज द कट ऑफ फिगर कंपेयर टू द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज। जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज होती है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे शहरों को क्लासीफाई अलग तरीके से किया जाता है, और जो कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम है वहाँ पे शहरों को अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड बहुत ठंडी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पे लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी जगह पे 250% भी रहते हैं ना, 250, तो वो भी क्या है? अर्बन है। याद रखना, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में 250% भी रहते हैं तब भी वो अर्बन है, ठीक है। इसके बाद मिनिमम पॉपुलेशन फॉर सिटी इज़ 300,
ठीक है। मिनिमम पॉपुलेशन सिटी की 300 होनी चाहिए बस, ठीक है। कहाँ पे? आइसलैंड में। आइसलैंड एक बहुत फेमस कंट्री है, नाम सुना होगा आपने। इसकी कैपिटल क्या है? रायकजाविक। याद कर लेना इसकी कैपिटल कहाँ पर है, मैप में लोकेट कर लेना। जितनी भी कंट्रीज आ रही है फ्यूचर में काम आएगा, या एक मैप लेके घर में टाक लेना, वहीं से ढूंढना कहाँ पर है कंट्री, ठीक है। इसी के अलावा जो वेनेजुला है या आपका कनाडा है, इनकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 1000% होनी चाहिए। इनकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 1000% होनी चाहिए मिनिमम। किसके लिए? शहर होने के लिए, ठीक है। कि इनकी कनाडा की और वेनेजुला की। अब देखो यही कॉन्सेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि किस कंट्री में कितनी मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए टू बी कॉल्ड एज अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। स्पेशली CUET के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकता है MCQs में। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है पॉपुलेशन को क्लासीफाई करने का, वो है ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन देख लेते हैं भैया। ऑक्यूपेशन क्या है कि जो शहर की मोस्टली पॉपुलेशन होती है आपकी, यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती है आपकी? अलग होती है इन कंपैरिजन टू द विलेज, ठीक है। और आप अच्छी खासी पॉपुलेशन को क्लासीफाई कर सकते हो इकोनॉमी के बेसिस में, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं इटली। इटली में क्या है ना कि आप अर्बन तभी होंगे जब आपकी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या हो? आपकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या हो? इंगेज हो, ठीक है। कि इटली में क्या है कि अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा है बट वहाँ की 50% से ज़्यादा आबादी क्या कर रही है आपकी? एग्रीकल्चर कर रही है, तो क्या है वो अर्बन नहीं होगी, वो क्या होगी? रूरल ही होगी। इसके बाद इंडिया हैज़ सेटअप दिस क्राइटेरिया एट 75%। इंडिया में क्राइटेरिया थोड़ा सा बड़ा हुआ है। किसी जगह पे अगर 75% तक का अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है तो आप अर्बन हो। लेकिन अगर 75% से कम एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो आप क्या हो? गाँव हो के लोग हो। ओके, समझ गए? ये क्राइटेरिया है कुछ जिनके बेसिस में हम अर्बन पॉपुलेशन को क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कि कैपिटल हो गई किसी कंट्री की, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को? जैसे न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली क्या है? हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया सेटलमेंट ऑफ साइज इज क्लासीफाई एज अर्बन, ठीक है। अब इसका थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया में जो सेटलमेंट का साइज़ है उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? अर्बन के तौर पे। कब? जब वहाँ पे क्या हो? म्यूनसिपैलिटी हो। म्यूनसिपैलिटी भी एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। या कंटोनमेंट बोर्ड हो या नोटिफाई एरिया हो, ठीक है ना। तो अगर ये है तो तभी क्या है? वो अर्बन है, ठीक है। तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस में। सिमिलरली इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, जो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, जैसे कि ब्राज़ील हो गई, बोलीविया हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी प्लेसेस अर्बन तब होगी जब वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनेगा, ठीक है ना। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वहाँ पर बन रहा है तो वो जगह को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे? अर्बन कंसिडर कर लेंगे, इररिस्पेक्टिव टू द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को मायने ना रखते हुए। कौन सी कंट्रीज़ में? ब्राज़ील और बोलीविया जैसी कंट्रीज़ में। ये कहाँ है? आपकी लैटिन अमेरिका में है। भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन को क्लासीफाई करना आएगा तो इतने तो याद करना ही पड़ेगा ना, बेसिक है फ्रॉम द NCERT। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज लोकेशन, ठीक है। लोकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर फंक्शंस, ठीक है। लोकेशन किसके साथ डिफाइन होती है या किसके साथ एग्जामिन होती है फंक्शन के साथ, ओके। फॉर एग्जाम्पल द सिटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ हॉलीडे रिजॉर्ट, जो इस आपका सिटी हॉलीडे रिजॉर्ट के तौर पे बना हुआ है, वहाँ पे जो लोग रहेंगे वो डिफरेंट होंगे। किन से? इंडस्ट्रियल टाउन से। कुछ सोचो ना, कोई प्लेस है जो टाउन है लेकिन वो क्या है? एक हॉलीडे रिजॉर्ट है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, तो वहाँ पे क्या है? हाउसिंग अलग तरीके से होगी इंडस्ट्रियल टाउन के मुकाबले पे, ठीक है। सिमिलरली जो मिलिट्री सेंटर्स होगा या सी पोर्ट होगा, वहाँ पे क्या है? हाउसिंग अलग तरीके से होगी। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक टाउन्स होते हैं जो डिफेंस पर्पज़ के लिए बनते हैं, ठीक है, ये अलग तरीके से बनते हैं। माइनिंग टाउन्स अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर इकोनॉमी में को ध्यान में रखते हुए बनते हैं, ठीक है। जो अर्बन सेंटर्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू एन इंपॉर्टेंट ट्रेवल रूट्स, वो अर्बन सेंटर्स जो ट्रेवल रूट के पास में आते हैं, इनके वहाँ क्या है? एक अलग तरीके का रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ये एक रास्ता है, एक इंपॉर्टेंट रोड है, यहाँ पर एक सिटी है, तो इस सिटी का कहना है इस रोड के पास होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सिटीज़ हाईवे के पास होती है या सी रूट के पास होती है, उनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्रीज़ या अदर स्टेट्स या अदर सिटी, ओके। समझ में आई बात? लोकेशन क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जो कि लोकेशन के हिसाब से वहाँ का काम भी क्या होता है? अलग होता है। इतने समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। तो फंक्शंस जो होते हैं अर्बन सेटलमेंट के, हम लोग जानते हैं भैया अलग अलग होते हैं। पहले जो था जो आपका अर्बन सेंटर था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बनता था, या आपका ट्रेड के लिए बनता था, या इंडस्ट्रीज़ के लिए बनता था, या डिफेंस के लिए, या रिलीजियस के लिए बनता था। बट आज के टाइम पर डिफेंस और रिलीजन जो आपके टाउन होते हैं वो बहुत कम हो गए हैं।
ज़्यादातर जो टाउन है आपके वो किसी ना किसी फंक्शंस में बेस्ड हैं, जैसे कि आपके रिक्रिएशन टाउन हो गए, रेजिडेंशियल टाउन हो गए, ट्रांसपोर्ट टाउन हो गए, माइनिंग टाउन हो गए, मैन्युफैक्चरिंग टाउन हो गए। ये क्या है, ये आजकल के नई टाउन्स है। तो इन टाउन को एक बार क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जैसे कि आपकी कैपिटल हो गई, ठीक है ना, वो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, बीजिंग चाइना की, एडिस अब्बा नाइजीरिया की, ठीक है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी अमेरिका की हो गई, लंदन कहाँ की हो गई, इंग्लैंड की हो गई। ये क्या है आपका, ठीक है। ये आपका हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ओके। इसके बाद आता है आपका ट्रेडिंग और कॉमर्शियल टाउन, ठीक है। तो ट्रेडिंग और कॉमर्शियल टाउन क्या हो जाते हैं आपके, तो जैसे कि एग्रीकल्चर टाउन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का जो मटेरियल है वो लेके आया जा रहा है बेचने के लिए, मंडी वगैरह बहुत बड़ी है। ये क्या हो गया आपका एग्रीकल्चर मार्केट टाउन हो जाएगा। जैसे कि विनीपेग और कंसास, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विनीपेग और कंसास इज विच टाइप ऑफ टाउन, तो ये है आपका ट्रेडिंग और कॉमर्शियल टाउन है, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेंटर्स कौन से हैं, फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम है, ओके। इसके अलावा लार्ज इनलैंड सेंटर्स, लार्ज इनलैंड सेंटर्स मतलब कि जो कंट्री के अंदर है, ठीक है, किसी सी पोर्ट के पास नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, मैनचेस्टर और सेंट लुइस, ओके, याद रखना, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट नोड्स जो ट्रांसपोर्ट के रास्ते में आते हैं, लाहौर हो गया, बगदाद हो गया, आगरा हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद है कल्चरल टाउन। तो कल्चरल टाउन क्या होता है ना, इनको किसी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक सिटी का नाम काफ़ी हो जाता है। जैसे कि आपका जेरूसलम है, ठीक है, मक्का है, जगन्नाथपुरी है, ठीक है, वाराणसी है। यहाँ पे खाली लोग आस्था के नाम पे आके रहने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये टाउन किसके लिए फेमस है, आस्था के लिए फेमस है, पिलग्रिम के लिए फेमस है, ठीक है ना। कोई स्पेशल जगह जो किसी मान्यता के लिए फेमस है, तो वो आपका कल्चरल टाउन के अंदर आ जाएगी। इसके बाद आपका एडिशनल फंक्शन जो होता है वो होता है आपका हेल्थ एंड रिक्रिएशन। तो हेल्थ एंड रिक्रिएशन टाउन कौन से हैं भैया, मियामी और पणजी, ठीक है। मियामी और पणजी की कौन से टाउन है आपके हेल्थ एंड रिक्रिएशन। इंडस्ट्रियल टाउन के एग्जाम्पल पूछेगा तो पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, ओके। माइनिंग एंड क्यूरिंग टाउन कौन से है, ब्रोकन हिल है, धनबाद है, ठीक है। ब्रोकन हिल कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में, धनबाद कहाँ है, इंडिया में। ट्रांसपोर्ट टाउन कौन से है, सिंगापुर और मुगल सराय, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स याद रखना, ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में सीधे पूछेगा हेल्थ एंड रिक्रिएशन टाउन, ठीक है ना। ऑप्शन में अलग अलग नाम दिए होंगे, एक जगह पे मियामी और पणजी दिया होगा, जहाँ पे मियामी और पणजी दिया होगा उसको टिक करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। टाउन्स को हम लोग क्लासीफाई फॉर्म के बेसिस में भी कर सकते हैं, जैसे लीनियर टाउन हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्टार शेप, क्रेजेंट शेप। शेप हमने पीछे देखे हुए थे, ठीक है ना, वैसे ही है, सेम ही है, ठीक है। बट हमने बता रखा है कि शेप के बेसिस में भी टाउन हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन फैक्ट द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, आर्किटेक्चर एंड स्टाइल ऑफ बिल्डिंग एंड द अदर स्ट्रक्चर आर एन आउटकम ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, ठीक है। जो आपका सेटलमेंट होता है आर्किटेक्चर के बेसिस में, एंड द स्टाइल ऑफ बिल्डिंग एंड द अदर स्ट्रक्चर्स, ये किसके बेसिस में हो जाते हैं आपकी, हिस्टोरिकल या कल्चरल ट्रेडिशन के बेस में ही बनते हैं, ओके। इसके बाद मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन डेवलप्ड कंट्रीज़ आर प्लैंड। ज़्यादातर सिटीज़ जो होती है वो प्लैंड होती है डेवलप कंट्रीज़ में, और हमारी कंट्री में भी कुछ है अब हमारे पास डेवलप हम प्लैंड सेटलमेंट, जैसे कि चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है, इंडिया की प्लैन सिटी है। कैनबरा क्या है आपकी, प्लान सिटी है। कहाँ की है ये, ऑस्ट्रेलिया की है। इसको देखेंगे कैनबरा को आगे डिटेल में, ओके। इसके बाद मोस्ट अर्बन सेटलमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव इवॉल्व हिस्टोरिकली। तो ज़्यादातर अर्बन सेटलमेंट होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जो डेवलप नहीं है, ठीक है, वो हिस्टोरिकली क्या होते हैं, डेवलप हुए होते हैं विथ इरेगुलर शेप। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक जयपुर है, ठीक है, पुराना जयपुर है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जयपुर में बहुत आने लगी, तो पुराने जयपुर के बाद नई तरीके का नई एरिया में नया सेटलमेंट बनने लगा, ठीक है, आउटसाइड। तो ये क्या है, एक इरेगुलर शेप में आगे को बढ़ने लगा, ठीक है ना, या दूसरी तरफ में बढ़ने लगा, ओके ना। कोई पर्टिकुलर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लान सिटी नहीं था, ओके। जैसे लोग आए वैसे लोग बसने लग गए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेगुलर शेप, ठीक है ना। एग्जाम्पल स्मॉलर टाउन जो इंडिया में है, इवॉल्व हिस्टोरिकली, जो हिस्टोरिकली बने हुए हैं, वहाँ पर जो टाउन्स वो क्या है, पहले एक वॉल सिटी हुआ करते थे, फिर बाद में वो एक लार्ज अर्बन स्प्रॉल में चेंज हो गए, ठीक है, कि अर्बन एरिया अपने आप आगे को बढ़ते रहा, ठीक है। इस तरीके से पॉपुलेशन आती गई, लोग बसते गए, इतना समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एडिस अब्बा। एडिस अब्बा क्या है आपकी, इथोपिया की कैपिटल है, ठीक है। किसकी कैपिटल है, इथोपिया की, ठीक है। अब एडिस अब्बा इथोपिया की कैपिटल है, ठीक है। इसका नाम इंडिकेट करता है क्या, एडिस न्यू या अब्बा फ्लावर, ओके। इसके साथ ही इज़ अ न्यू सिटी विच स्टेबलाइज इन 1878। कब स्टेबलाइज हुई थी, 1878 में स्टेबलाइज हुई थी। एडिस अब्बा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रखना कि भैया कब स्टेबलाइज हुई थी, ठीक है ना। इसका नाम क्या इंडिकेट करता है, ये क्या है, न्यू सिटी है, कहाँ की, आपकी इथोपिया की,
ओके, द होल सिटी इज़ लोकेटेड ऑन अ हिल वैली टोपोग्राफी। कहाँ बसी हुई है? पहाड़ी में बसी हुई है, ठीक है ना। एक छोटी मोटी हिल होगी, वहाँ पे बसी हुई है। मल्टी फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ बनी यहाँ पे, मेडिकल कॉलेजेस बने, लार्ज नंबर ऑफ गुड स्कूल बने, ठीक है। कहाँ पे? एडिस अब्बा में। इसके वजह से एडिस अब्बा क्या हो गया? एजुकेशन सेंटर्स हो गया। एडिस अब्बा क्या है? नई सिटीज़ थी, कहाँ की? इथोपिया की, 1878 में बनी, ठीक है ना। एक हिल में बनी हुई सुंदर सी सिटी है, ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल वगैरह बहुत है यहाँ पे, ठीक है। ये एक रास्ते के बीच में भी आती है, डिबूती एडिस अब्बा रेल रूट के बीच में भी आती है, ठीक है ना। टर्मिनल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, इसको हम बोलते हैं बोले एयरपोर्ट, ठीक है। कहाँ का एयरपोर्ट है? ये एडिस अब्बा का। इन सभी चीज़ों के होने की वजह से ये सिटी आज के समय में क्या कर रही है? एक मल्टी फंक्शन नेचर और लार्ज नोडल सेंटर बन चुकी है। किसका? इथोपिया का, ठीक है। इथोपिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली, रैपिड ग्रोथ होने वाली सिटी है ये, ठीक है। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था? अच्छे से बसा होना, एक अच्छी टोपोग्राफी होना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होना। इसने लास्ट में इथोपिया को क्या बना दिया भाई? एक रैपिड ग्रोथ वाली सिटी बना दिया, ठीक है, जिसमें मल्टी फंक्शंस है, ठीक है, लार्ज नोडल सेंटर्स है ये इथोपिया का, ठीक है ना। कहाँ लोकेटेड है? इथोपिया में लोकेटेड है। ये क्या है? एडिस अब्बा के बारे में कुछ जानकारी थी। एडिस अब्बा को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना सारी जानकारी, कब बना था ये भी याद रखना। एडिस अब्बा के बारे में आएगा तो डिटेल में लिखने के लिए इतनी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास कम से कम, ओके। इतने समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कैनबरा। तो भैया कैनबरा क्या? आपकी कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। 1912 में बनी थी। किसने बनाई थी? एक आर्किटेक्चर था वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन। इस भैया ने क्या बनाई थी? आपकी कैपिटल बनाई थी। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। क्या नाम है? कैनबरा, ओके। ही हैड इन्वेस्टिगेट अ गार्डन सिटी। इनने एक गार्डन सिटी के बारे में बताया जहाँ पे कितने लोग रहते होंगे? 25,000 लोग रहते होंगे, ठीक है ना। इनने क्या किया भैया? गार्डन सिटी को ढूंढा है 25,000 की पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। जो नेचुरल फीचर्स है लैंडस्केप का, उसको अकाउंट में रखते हुए इसने बाद में क्या किया कि 5 मेन सेंटर्स विथ ईच सेपरेट सिटी फंक्शंस, ठीक है। क्या बोला इसने कि वहाँ पे क्या है कि 5 अलग अलग सेंटर्स थे, ठीक है। हर सेंटर का अपना अलग एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे ये सिटी है, इसको 5 अलग अलग फंक्शंस में बांट दिया, ठीक है ना, ठीक है। हर जगह का अपना क्या है? अलग फंक्शंस है। टाइम के साथ क्या हुआ कि जो ये सिटी है इसने कई सारे सैटेलाइट टाउन्स को, मतलब इसको सहयोग करने वाले टाउन्स को, इसकी सराउंडिंग टाउन्स को सपोर्ट किया, जिसके वजह से ये सिटीज़ क्या बढ़ गई? साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या है? आपको एक सोच देने का तरीका है कि एक सिटी पहले बनी होगी, ठीक है, फिर सिटी में फंक्शंस होते होंगे, फिर उन फंक्शंस की वजह से वहाँ पर और लोग आते होंगे, तो इसके वजह से सिटी आउटर में और ज़्यादा बढ़ने लग गई होगी, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। कैनबरा में बस लिमिटेड जानकारी है, उनको याद रख लेना। जैसे आर्किटेक्चर का नाम याद रख लेना, ठीक है। सन कौन सा तो याद रख लेना। गार्डन सिटी की पॉपुलेशन याद कर लेना, ठीक है ना। इतना तो याद कर ही लोगे ना। इसके बाद ये क्या है? ये अकोमोडेट करी किसको? बहुत सारी सैटेलाइट टाउन्स को, ठीक है, विद देयर ओन सेंटर्स। और उन सैटेलाइट टाउन के अपने सेंटर्स भी बने, ओके। इतना समझ गए कैनबरा के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट पढ़ लेते हैं इसके बाद। इसमें पहला है आपका टाउन, ठीक है। जो टाउन है, टाउन को हम बेटर समझ सकते हैं किससे? किसके रेफरेंस में? विलेज के रेफरेंस में। जो पॉपुलेशन साइज़ होती है ये एक क्राइटेरिया है, बट इट इज़ नॉट ओनली क्राइटेरिया। ये खाली एक अलग क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा होती है टाउन्स में विलेज के मुकाबले, रिटेल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, होलसेल ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, प्रोफेशनल सर्विसेज ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। कहाँ पे? टाउन में। तो टाउन क्या है? विलेज से बड़ा है। इसके बाद आता है सिटी। सिटी क्या होता है आपका? टाउन से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। टाउन के कंपैरिजन में सिटी क्या है? ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। एक हमारे जोग्राफर थे लुइस बमफोर्ड, तो इनने कहा था सिटी इज़ द फैक्ट ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटिव लाइफ, ठीक है ना। क्या है? एक तरीके का फिजिकल फॉर्म है जहाँ पे क्या है? सबसे हाईएस्ट और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव लाइफ है। उस समय क्या हो रहा था ना कि सिटी का कॉन्सेप्ट नया नया आ रहा था, लोगों ने इतनी पॉपुलेशन देखी नहीं थी कभी। तो क्या था कि किस तरीके से शहर बच रहा है, किस तरीके से सिटी बच रही है, ये अलग कॉन्सेप्ट था। तो इसी वजह से इन्होंने क्या कहा कि सिटी इज़ द फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटिव लाइफ, ओके। इसके बाद सिटीज़ आर मच लार्जर देन टाउन एंड हैव ग्रेट नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस। ज़्यादा इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं और बड़ी होती है किसके कंपैरिजन में? टाउन के कंपैरिजन में। कौन? सिटी, ओके। इसके बाद क्या है? कोनोब्रेशन। तो भैया कोनोब्रेशन क्या होता है? तो जो टर्म कोनोब्रेशन है वॉज कॉइंड बाय पैट्रिक गेडिस। पैट्रिक गेडिस ने कॉइन किया था। याद रखना कोनोब्रेशन किसने कॉइन किया था? 1915 में। और सिटी के बाद दे रखा है कोनोब्रेशन, मतलब कोनोब्रेशन क्या है? सिटी से बड़ा है। समझ गए बात को? इस अप्लाइड टू लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम मर्जिंग ऑफ
सेपरेट टाउन्स और सिटीज़, बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ के मर्ज होने से एक बड़ा क्लस्टर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्ग्लोमरेशन। ओके, कॉन्ग्लोमरेशन से बड़ा होता है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी मतलब कि जहाँ की पॉपुलेशन मिनिमम 10 लाख से ज़्यादा होगी। ओके, द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैव बीन इंक्रीजेस एज नेवर बिफोर। इससे पहले कभी नहीं बढ़ी, उस हिसाब से आज के समय में जो पॉपुलेशन है मिलियन सिटीज़ की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, लंदन जो थी पहली सिटीज़ थी जो 1800 के आसपास क्या बन गई थी, मिलियन सिटीज़ बन गई थी। उसके बाद दूसरी सिटीज़ कौन सी थी, पेरिस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस 1850 में मिलियन सिटी बन चुकी थी। इसके बाद है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क क्या 1860 में क्या बन गई थी, मिलियन सिटी बन गई थी। और 1950 आते आते हमारे पास दुनिया के अंदर 80 से ज़्यादा सिटीज़ कौन सी थी, जो मिलियन प्लस सिटीज़ बन चुकी थी। ओके, आफ्टर दिस देयर वर 162 मिलियन सिटीज़। 162 मिलियन सिटीज़ आपकी कब तक बन गई थी, 70s तक बन गई थी। ओके, 1970s तक आपकी बन चुकी थी। ठीक है, एंड ये आपका क्या कितनी हो गई, 3 फोल्ड हो गई कब तक का, 2005 तक का। और इनके नंबर कितने बढ़ गए थे, 438 तक का इनके टोटल नंबर्स बढ़ गए थे। इसके बाद 2016 आते आते 512 सिटीज़ कैसी थी, 1 मिलियन हैबिटेट जहाँ पे पहुँच चुका था, ऐसी 512 सिटीज़ बन चुकी थी 2016 तक का रिसेंट का डाटा है। ठीक है, इसके बाद 2030 तक का एस्टिमेटेड है कि 662 सिटीज़ जो है वो 1 मिलियन की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। ये क्या है आपके, ये आपका एक ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है ना, मिलियन सिटी ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से पहले 1800 में कहाँ पॉपुलेशन 1 मिलियन पहुंची, 1850 में पेरिस में पहुंची, न्यूयॉर्क में कब पहुंची 1860 में। इसके बाद किस तरीके से सिटीज़ का जो आपका जो ये पैटर्न है बदलते लगा, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ने लगी, अर्बन ट्रेंड किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये मिलियन सिटीज़। तो भैया इसको याद कर लेना। ठीक है, इसके डेटास इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी बात है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस सबसे बड़ी सिटीज़ होती है, मिलियन प्लस से भी बड़ी होती है। मेगालोपोलिस का मतलब होता है कि 1 करोड़ की पॉपुलेशन मिनिमम। ओके, इसको पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसका मतलब ग्रीक में होता है क्या, ग्रेट सिटी। ठीक है, मेगालोपोलिस को हम लोग बोलते हैं ग्रेट सिटी। जो जीन गॉटमैन थे 1857 में, इनने इस वर्ड को पॉपुलराइज किया था और सिग्निफाई किया था क्या, कि सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन। ठीक है, सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सटेंडिंग। ठीक है, ऐसा यूनियन ऑफ कॉन्ग्लोमरेशन, बहुत सारी जो कॉन्ग्लोमरेशंस है ना उनके मिल के आपस में क्या बनता है, मेगालोपोलिस बनता है। ओके, द अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम बॉस्टन। ठीक है, एक अर्बन लैंडस्केप जो बॉस्टन कहाँ पर आता है, नॉर्थ में आता है, से वॉशिंगटन जो कि साउथ में आता है। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, मेगालोपोलिस। सपोज करो कि यहाँ पर एक कॉन्ग्लोमरेशन था, यहाँ पर एक कॉन्ग्लोमरेशन था, ये बढ़ते बढ़ते आपस में मिल गया, तो यही क्या हो गया, आपका मेगालोपोलिस हो गया। ओके, इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़ देख लेते हैं। द मेगा सिटी और मेगालोपोलिस इज जनरल टर्म फॉर सिटीज़ टुगेदर विद देयर सब अर्ब। ठीक है, सिटीज़ प्लस देयर सब अर्ब, जो आउटर टाउन्स वगैरह होते हैं उनके। ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा होती है, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। ओके, तो न्यूयॉर्क हमारी पहली सिटी थी। ठीक है, जिसने मेगा सिटी का स्टेटस प्राप्त किया था 1950 तक का, जहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, 12.5 मिलियन पॉपुलेशन थी। ओके, इसके बाद द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ इज़ नाउ 31। आज के समय में कितनी मेगा सिटीज़ है, 31 मेगा सिटीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर। ओके, इतना समझ गए, बहुत अच्छी बात है। इतने डिटेल्स मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसके बाद देख लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। तो कैसी प्रॉब्लम है, जनरल कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा, एक बार देखना है बस इसको। ओके, द सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम। जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है बहुत सारी होती है, जैसे कि अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, कंजेशन ऑफ हाउसिंग एंड स्ट्रीट। ठीक है, ये क्या है, प्रॉब्लम्स है अर्बन सेटलमेंट की। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अर्बन सेटलमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही पुअर होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, डिस्पोजेबल, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। ये कहाँ की प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अगर होंगी तो रियलिटी में प्रॉब्लम है। कहाँ पे, अर्बन सेटलमेंट पे। लिख सकते हो आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर ये मेजरली होती है। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर अर्बन सेटलमेंट की प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी होती है या सिविक एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम की वजह से लोग क्या करते हैं, आपके सिटीज़ में आते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद सिंस मोस्ट सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़ आर अनप्लैन्ड। जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पर ज़्यादातर सिटीज़ क्या होती है, अनप्लैन्ड होती है।
एंड इट क्रिएट सीवर कंजेशन। इनके वजह से क्या लगता है, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, वहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सिटीज़ क्या है, अनप्लैंड है। इसके बाद शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स, जो आपका स्लम्स एरिया है वहाँ पर बढ़ जाते हैं, वर्टिकल एक्सपेंशन बढ़ जाता है, यानी कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही हो कि ज़मीन तो है नहीं ना आपके पास, ठीक है। आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंट्रीज सिटीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ये क्या आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ की कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। हाउसिंग की प्रॉब्लम, वर्टिकल एक्सपेंशन की प्रॉब्लम, स्लम्स की प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ है, इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव इन द सब स्टैंडर्ड हाउस, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन होती है आपकी, जो सिटीज़ बढ़ रही है, वो लोग कहाँ रहते हैं, सब स्टैंडर्ड हाउस। सब स्टैंडर्ड हाउस का मतलब स्लम्स हो गया या स्क्वेटर्ड सेटलमेंट, ठीक है। इसके बाद मोस्ट मिलियन प्लस सिटीज़ इन इंडिया, ज़्यादातर जो 1 मिलियन प्लस सिटीज़ है इंडिया की, 1 ऑफ द 4 इनहेबिटेड पर इलीगल सेटलमेंट, वहाँ पे 4 में से एक आदमी तो ऐसा होगा जो इलीगल सेटलमेंट पर रह रहा होगा। विच आर ग्रोइंग ट्वाइस एट फास्ट एट द रेट ऑफ द सिटी, ठीक है, जो मतलब सिटी के रेट से दुगना क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ओके। इसके बाद इवन इन द एशिया पैसिफिक कंट्रीज़, जो आपकी एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ है, यहाँ पे 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अर्बन सेटलमेंट की, वो आपकी स्क्वेटर्ड सेटलमेंट में रहती है, ठीक है ना। कहाँ रहती है, स्क्वेटर्ड सेटलमेंट में रहती है, जो प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है एक तरीके से, ओके। ये क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है अर्बन सेटलमेंट की, इतना समझ गए। तो आगे देखते हैं। इसके बाद आपकी अगली तरीके की प्रॉब्लम है वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो क्या है ना भैया, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, वहाँ पे जो आपकी रूरल की पॉपुलेशन या छोटे शहरों की पॉपुलेशन है, उनमें जो प्रॉब्लम आती है, इसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, बड़े अर्बन के अंदर पुश होते हैं या बड़े अर्बन एरिया के अंदर आने को मजबूर हो जाते हैं, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीके की प्रॉब्लम है वो आपकी सोशल कल्चरल प्रॉब्लम, ओके। जो सिटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो सिटीज़ है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे बहुत सारे तरीके की सोशल इल्स, ठीक है, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फेल टू क्रिएट एडुकेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत सारी तरीके की जो इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा ना होने की वजह से यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक नीड ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, जो बेसिक नीड है ह्यूज पॉपुलेशन की, वो पूरी नहीं की जा रही है, किसके वजह से, आपकी पैसों की कमी की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। ये क्या है, सोशल कल्चरल प्रॉब्लम है, कहाँ की, शहरों की, ओके। द अवेलेबल एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ अर्बन पुअर बिकॉज द एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ इन दिस सिटीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके वजह से क्या है कि ये पुअर लोगों के रीच से दूर है, ओके। आफ्टर दिस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज नॉट ओनली यूजेस बट ऑल्सो डिस्पोजेस ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो जो शहर होता है वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, ये बहुत ज़्यादा डिस्पोज होता है। इसके वजह से क्या है कि यहाँ पे जो बहुत सारी तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ पानी नहीं मिलता है, पोर्टेबल वाटर नहीं मिलता है पीने के लिए, ठीक है ना। वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस ये प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो इनप्रॉपर सीवेज है आपका सिस्टम है, इसके वजह से अनहेल्दी कंडीशन बन जाती है, बीमारी भी लोग जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। सिटीज़ एंड टाउन्स एंड रूरल सेटलमेंट आर लिंक्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो आपकी सिटीज़ होती हैं, टाउन होता है या रूरल सेटलमेंट है, ये आपका लिंक्ड होता है, जुड़ा होता है आपस में, किसके मदद से, गुड्स की मदद से, ठीक है। गुड्स सर्विसेज या पीपल की मदद से आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा रूरल और अर्बन लिंकेज आर क्रूशियल इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। जो लिंकेज है बिटवीन अर्बन और रूरल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर अर्बन में हद से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है या रूरल में हद से ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो जा रही है, ठीक है, एक जगह बढ़ रही है, एक जगह कम हो जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है किसी भी जगह के लिए। रूरल में भी कुछ पॉपुलेशन चाहिए और अर्बन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं चाहिए, ओके। तो इसकी वजह से क्या है कि इन दोनों के बीच में लिंकेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या थी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी। कोप की इतना समझ गए हो, ईजी है, बस एक बार पढ़ना है इनको। नाउ मूव नेक्स्ट। इसके बाद लास्ट है आपका हेल्थ सिटीज़। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में, बहुत छोटा है और बहुत इजी भी है। तो हेल्थ सिटीज़ क्या होगी आपकी, भैया WHO ने कहा था, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि आपकी हेल्दी सिटी वो होगी जो क्या होगी, क्लीन और शेप इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पे बेसिक नीड जो है लोगों को प्रोवाइड करी गई होंगी, ठीक है, जितने भी इनहेबिटेड, ठीक है। इसके अलावा इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कम्युनिटी का योगदान हो लोकल गवर्नमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज क्या हो, इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है। सिंपल है ना, हेल्थ सिटीज़ क्या होती है, सिंपल है, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक नीड होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट में कम्युनिटी का योगदान होना चाहिए, इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। ये क्या है आपका हेल्थ सिटीज़। इतना हो गया। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो MCQs वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। पहला MCQ है यहाँ पे
तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट डेवलप आइदर साइड ऑफ रोड, रिवर और कैनाल। तो भैया कौन सा डेवलप होता है यहाँ पे, आइदर साइड ऑफ रोड, रिवर और कैनाल, लीनियर, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेटेड इन द रूरल सेटलमेंट। तो भैया प्राइमरी, रूरल है तो प्राइमरी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट फाउंड। ठीक है, इंडस वैली में सबसे जो पुराना आपका ओल्ड वेल डॉक्यूमेंटेड सेटलमेंट है वो मिलता है। हाउ मैनी सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है, अटेंड 1 मिलियन स्टेटस इन बिगनिंग ऑफ 2006। ठीक है, ओके, वी मूव नेक्स्ट आफ्टर दिस। Sufficiency of which type of resources can help to create adequate social infrastructure catering to the needs to the large population in the developing countries। ठीक है, तो आपको सोशल सफिशेंसी चाहिए। अगर आपके पास सोशल सफिशेंसी है तो आप क्या है, किसी भी तरीके की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लड़ सकते हैं या उसको अच्छा बना सकते हैं। ओके ना, किसी भी तरीके की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप क्या कर रहे हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, कब, या आपके पास क्या हो, सोशल सफिशेंसी हो। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स 30 वर्ड में। डिफाइन सेटलमेंट, भैया सेटलमेंट हमने पूरा पीछे पढ़ रखा है। अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, सेटलमेंट रिलेटेड टू द नेचुरल नेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है सेटलमेंट के अंदर, बहुत ईजी है, जस्ट वीडियो को बैक करना है, सब आ जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन साइट एंड सिचुएशन। ठीक है भैया, साइट एंड सिचुएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, साइट क्या है ना, जैसे एक एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रही है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता रही है, बट सिचुएशन की बात करते हैं तो सिचुएशन क्या है आपका, ये आपको नेचर के साथ रिलेट करके बताती है कि ये नेचुरल प्लेसेस है यहाँ का, यहाँ पर पॉपुलेशन इस तरीके से रहती होगी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आपको डिफाइन कर रही है। बट साइट क्या है, एक एग्जैक्ट आंसर है, एक एग्जैक्ट पोजीशन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को बेस रखते हुए। ओके, इसके बाद है व्हाट आर द बेसिक ऑफ क्लासीफाइंग सेटलमेंट। ठीक है, क्लासीफाइंग सेटलमेंट को कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिस हैं भाई, बेसिस हो गए, टाइप्स हो गए, हमने सेटलमेंट की सारी चीज़ डिस्कस करी हुई है। जस्ट बैक द वीडियो एंड गेट द आंसर। ओके, आफ्टर दिस, हाउ वुड यू जस्टिफाई द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन ह्यूमन जोग्राफी। भैया ह्यूमन सेटलमेंट को ह्यूमन जोग्राफी के अंदर कैसे पढ़ोगे, जस्टिफाई। भैया आंसर तो लिख लोगे आप लोग, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम ह्यूमन सेटलमेंट को इसलिए पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना आपका, ये आपका डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ, नेचर के साथ। ठीक है, जैसा नेचर रखेगी वैसे ही ह्यूमन सेटलमेंट आपका बनेगा। ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग मोस्टली रूरल सेटलमेंट इस तरीके से ही बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रूरल सेटलमेंट को पढ़ते हैं किसके अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। अब इसके एग्जांपल शेप के तौर पर दे लेना, जैसे लीनियर शेप कैसे हो जाता है। ठीक है ना, आपका क्यूरी फॉर्म सेटलमेंट कैसे बनता है। ठीक है ना, सर्कुलर फॉर्म में सेटलमेंट कैसे बनता है। ठीक है ना, तो जितने भी एग्जांपल्स है सारे दे देना। इसके बाद है व्हाट आर रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरा देख रखा है। ओके, आफ्टर दिस एट द लास्ट डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। इसको जस्ट देखते हुए आए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो बाहर से आए हुए हैं या मतलब अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, सब बुक के अंदर से ही है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है, सारा डेटा आपको यहीं बुक के अंदर मिल जाता है। ओके, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट बैक द वीडियो एंड सी इट अगेन। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार देखने में, तो एक बार और देख लेना, तो पूरे चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।